परिचय दूंगा और उसके बाद आपसे कहना चाहता हूँ जितना अधिक हो सके आप राजीव दीक्षित जी को आयुर्वेद पे सुने। तो चलिए शुरू करते हैं। आयुर्वेद भारत की पुरातन चिकित्सा पद्धति है। आयुर्वेदिक चिकित्सा 3 दोषों पर आधारित है जिसे त्रिदोष भी कहते हैं और इन 3 दोषों का नाम है वात, पित्त और कफ। आयुर्वेदा के अनुसार मनुष्य को होने वाले लगभग 148 रोगों के लिए ये 3 दोष जिम्मेदार हैं। इन 3 दोषों के आधार पर हम अपने शरीर को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग है सिर से लेकर छाती तक। सिर से लेकर छाती तक होने वाली लगभग 28 बीमारियां जैसे कि खांसी, नजला, जुखाम इत्यादि ये कफ बिगड़ने से होते हैं। छाती से लेकर कमर तक, छाती से लेकर कमर तक होने वाली लगभग 50 बीमारियां जैसे कि पेट में गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन इत्यादि पित्त दोष के बिगड़ने से होती हैं। और कमर से लेकर पैर तक होने वाली लगभग 80 बीमारियां जैसे कि जोड़ों का दर्द, चलने फिरने में तकलीफ, ये वात बिगड़ने पर होती हैं। अगर तीनों चीजें बिगड़ जाएं, अगर किसी व्यक्ति का कफ, पित्त, वात तीनों बिगड़ जाएं तो कुल 158 बीमारियों को वह न्योता देता है। वात, पित्त और कफ 5 तत्वों से मिलकर बने हैं। आयुर्वेदा के अनुसार हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। ये 5 तत्व हैं पृथ्वी, आकाश, वायु, जल और अग्नि। वायु और आकाश मिलकर वात का निर्माण करते हैं, अग्नि और जल मिलकर पित्त का निर्माण करते हैं और पृथ्वी और जल मिलकर कफ का निर्माण करते हैं। ये वात, पित्त, कफ देखने में कैसे होते हैं? कफ जो नाक से निकलने वाली बलगम है उसे हम कफ कहते हैं। ये थोड़ा गाढ़ा और चिपचिपा होता है। पित्त कई बार मुंह से अम्ल जैसा पदार्थ निकलता है खट्टे डकार के साथ, उसे पित्त कहते हैं। वात शरीर से जो हवा बाहर आती है उसे वायु कहते हैं या वात कहते हैं। ये देखने में अदृश्य होती है। क्योंकि हमारा शरीर भी 5 तत्वों से बना है, इसलिए वात, पित्त और कफ का हमारे शरीर के संचालन में एक महत्वपूर्ण रोल है। वात क्योंकि वायु है, इसलिए शरीर में जितने भी मूवमेंट वाली क्रियाएं हैं वो वात की मदद से होती हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन, ब्लड की मूवमेंट या फिर मल त्यागना, मूत्र त्यागना, इन सब क्रियाओं के लिए वात जिम्मेदार है। पित्त का मुख्य काम मेटाबॉलिज्म को नियंत्रण करना है, यानी कि आपकी पाचन क्रिया के लिए मुख्यतः पित्त जिम्मेदार है। आयुर्वेद की भाषा में पित्त आपकी जठर अग्नि को मजबूत करता है। सॉलिड प्लस वाटर मिलकर कफ बनता है और ये हमारे शरीर की संरचना करने में मदद करता है। शरीर की ग्रोथ कफ की वजह से होती है। अब आपको वात, पित्त और कफ तो समझ में आ गया। अब मैं आपको वात, पित्त, कफ दोष समझाऊंगा। अगर किसी मनुष्य के शरीर में वात, पित्त और कफ संतुलित रहते हैं तो वह मनुष्य निरोगी रहता है। लेकिन अगर यह संतुलन बिगड़ जाता है, अगर इनमें से किसी एक की भी वृद्धि हो जाती है तो वो उसका दोष कहलाता है। अगर किसी मनुष्य के वात में वृद्धि हो गई तो वात दोष हो जाएगा, अगर किसी मनुष्य के पित्त में वृद्धि हो गई तो पित्त दोष हो जाएगा, और किसी मनुष्य के कफ में वृद्धि हो गई तो कफ दोष हो जाएगा। और उसी के अनुसार उस मनुष्य को रोग होंगे। किसी मनुष्य का वात भी बिगड़ सकता है, पित्त भी बिगड़ सकता है, कफ भी बिगड़ सकता है, और किसी का वात, पित्त भी बिगड़ सकता है और किसी के तीनों बिगड़ सकते हैं। आयुर्वेदा के अनुसार एक मनुष्य को होने वाली सभी बीमारियों का कारण वात, पित्त, कफ का संतुलित ना होना है। अब अगला प्रश्न यह उठता है कि वात, पित्त, कफ का संतुलन बिगड़ता क्यों है? आयुर्वेदा के अनुसार
हमारे शरीर के संचालन के लिए वात पित्त कफ हमारे द्वारा लिए हुए भोजन से पोषित होते हैं। जो भी भोजन हम खाते हैं उसकी भी अपनी एक प्रकृति है। अगर आप ऐसा भोजन ले रहे हैं वात पित्त और कफ के अनुसार संतुलित है तो आपका वात पित्त कफ भी संतुलित रहेगा। लेकिन अगर आप ऐसा भोजन ले रहे हैं जिसमें वात की प्रकृति ज्यादा है तो आपको वात दोष हो सकता है, और अगर ऐसा ले रहे हैं जिसमें पित्त की प्रकृति ज्यादा है तो आपको पित्त दोष हो सकता है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात समझने की आवश्यकता है। आयुर्वेद ने सभी मनुष्यों को 3 प्रकृतियों में बांटा है। हर व्यक्ति की अपनी एक मूल प्रकृति है। किसी की वात प्रकृति है, किसी की पित्त प्रकृति है, किसी की कफ प्रकृति है। आइए अब मिलकर इस टेबल पर एक नजर डालते हैं जिसमें मैंने संक्षेप में वात पित्त कफ को समझाने का प्रयास किया है। सबसे पहला पॉइंट, कफ सिर से छाती तक, पित्त छाती से कमर तक एंड वात कमर से पैरों तक। कफ की वजह से 28 रोग होते हैं, पित्त की वजह से 45 रोग होते हैं और वात की वजह से 80 रोग होते हैं। कफ की वजह से होने वाले रोगों के उदाहरण हैं सर्दी, खांसी, जुखाम, आलस्य, सिर दर्द, भूख न लगना, अस्थमा, साइनोसाइटिस, डायबिटीज, शरीर में ठंडापन, मन की सुस्ती, ज्यादा नींद आना। पित्त के दोष की वजह से होने वाले रोग हैं गैस, एसिडिटी, पेट में जलन, सर दर्द, बाल झड़ना, बाल सफेद होना, खुजली, खारिश, फोड़े, कील, मुहासे, त्वचा के रोग, मुंह में छाले, आंख में छाले। अगर इस तरह की कोई बीमारी होती है तो आप समझ लीजिए कि आपका पित्त बिगड़ा हुआ है और आपको ऐसा भोजन करना है जो पित्त का नाश कर सके। वात, शरीर में अकड़न, चलने फिरने में दिक्कत, नींद में कमी, बेचैनी, ये सब वात रोग के लक्षण हैं। कफ 0 से 14 वर्ष में प्रबल होता है, पित्त 14 से 60 वर्ष में प्रबल होता है और वात 60 वर्ष से अधिक आयु में प्रबल होता है। जो नाक से बलगम निकलती है वो कफ होता है, जो मुंह से बलगम निकलता है वो पित्त होता है और जो भी वायु शरीर से बाहर निकलती है किसी भी फॉर्म में वो वात होता है। कफ शरीर की संरचना में मदद करता है, शरीर की ग्रोथ में मदद करता है। पित्त पाचन, भूख, प्यास, शरीर का ताप, इस कार्य को करता है और वात शरीर में जो ट्रांसपोर्टेशन होती है, खून का संचालन, श्वासों का संचालन, उसके अलावा मल त्यागने का संचालन वात की वजह से होता है। कफ रात में बहुत प्रबल होता है, पित्त दोपहर में प्रबल होता है और वात सुबह प्रबल होता है। हम सबकी अपनी एक मूल प्रकृति होती है। कफ के निवारण के लिए अगर ये किसी का कफ बढ़ा हुआ है तो उसे च्यवनप्राश, शिलाजीत, दूध में केसर, दूध में हल्दी, दूध में पिपली, तुलसी, अदरक, चाय में मसाला, शहद, गुड़ इत्यादि डालना चाहिए। कफ जो है उस दोष का निवारण करते हैं। पित्त के निवारण के लिए हमें एलोवेरा, गेहूं, गिलोय, देसी गाय का घी, मसाले कम खाने चाहिए, कच्ची सब्जियां खानी चाहिए, अंकुरित दलिया खाना चाहिए, दूध, देसी गाय का दूध पीना चाहिए, खीरा खाना चाहिए, तरबूज खाना चाहिए, नारियल पानी पीना चाहिए। मुंह की लार बहुत महत्वपूर्ण है। हरी सब्जियां, मुंह की लार में भी सुबह की कच्ची लार बहुत महत्वपूर्ण है। सलाद, ये सब खाना चाहिए। वात के लिए हल्दी, निगुंडी, एलोवेरा, ये सब खाना चाहिए। हमें अपनी औषधियों का चयन भी मूल प्रकृति के अनुसार ही करना होता है। इसके अलावा परहेज बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरफ आप वो खाना खा रहे हैं जो आपके दोष का निवारण कर रहा है, अगर उसके साथ आप वो भी खाना खाएंगे जो दोष को बढ़ा रहा है तो इलाज होगा नहीं। इसलिए आयुर्वेद में परहेज का महत्वपूर्ण रोल है। तो कफ में अगर आपका कफ दोष बढ़ा हुआ है तो आपको निम्नलिखित चीजों का परहेज करना चाहिए। वसा युक्त चीजें, भैंस का दूध, मांस, मक्खन, पनीर। पित्त के केस में आपको अम्लीय खाने से बचना चाहिए। मिर्च, अचार, खटाई, मसाले, पराठे, चाय, तला हुआ भोजन। आपका जब पित्त बढ़ा हुआ है इनसे बचना चाहिए। इसी प्रकार से वात में कच्चे केले की सब्जी,
ठंडी हवा में नहीं बैठना चाहिए, नमकीन नहीं खानी चाहिए, कॉफी नहीं पीनी चाहिए। ये सब मैंने आपको कुछ उदाहरण मात्र दिए हैं। आपको कोई भी भोजन आप करते हैं तो आपको उसकी प्रकृति जाननी चाहिए और अपनी प्रकृति के अनुसार उसका चुनाव करना चाहिए। इसी के साथ मैं इस प्रेजेंटेशन को समाप्त करता हूं। किसी गलती या त्रुटि के लिए मुझे क्षमा करें, क्योंकि मेरा एकमात्र उद्देश्य सिर्फ यही है कि आप स्वस्थ रहें, आपका मंगल हो। धन्यवाद।